नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई की जुडिशरी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिनव गोस्वामी और दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। सवाल ये है कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो चुके हैं और जिसके संबंध में सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अंदर प्रक्रिया की जा चुकी है, क्या ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है क्या? सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, केस का नाम है श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नो एंटीसिपेटरी बेल फॉर एक्यूज विद पेंडिंग नॉन बेलेबल वारंट एंड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी ऐसी परिस्थिति में। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं नॉन बेलेबल वारंट्स की, जिनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट्स। इसको अगर आपको समझना है तो आप सीआरपीसी का सेक्शन 73 देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ की कानूनी प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अब उस अपराध के संबंध में कंप्लेंट फाइल होगी, एफआईआर फाइल होगी। जिस कंप्लेंट या एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी, जिसके आधार पर कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट साहब, और फिर जो क्रिमिनल ट्रायल है वो शुरू होती है। क्रिमिनल ट्रायल की जो सबसे इनिशियल स्टेज होती है वो होती है कि वो जो एक्यूज व्यक्ति है, वो जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने फलाना अपराध किया है, उसको कोर्ट के सामने लेके आना। और किसी भी एक्यूज व्यक्ति को कोर्ट के सामने बुलाने के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग कि क्या अपराध उसने किया है, किस अपराध का उसके ऊपर आरोप लगा है। जैसे सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है कि जो हमारा मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल नहीं, बेलेबल वारंट इशू करेगा उस एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ। बेलेबल वारंट का मतलब एक ऐसे वारंट जहां पे वो व्यक्ति को इंटीमेशन दिया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ ये क्रिमिनल कार्रवाई चल रही है और आपको कोर्ट के सामने आना है। यहाँ पे उस व्यक्ति को अरेस्ट वगैरह नहीं किया जाए, उसको केवल इंटीमेशन दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, दैट्स इट। ठीक है। पर मान लीजिए कभी ऐसा कोई बेलेबल वारंट इशू किया गया, जानकारी पहुंचाई गई और उस जानकारी के रिस्पॉन्स में वो जो व्यक्ति है वो उपस्थित नहीं होता है, तो यहाँ पे फिर दूसरा कदम जो उठाया जाता है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो होता है नॉन बेलेबल वारंट्स को इश्यू करना। नॉन बेलेबल वारंट्स बेलेबल वारंट से अलग कैसे हैं? यहाँ पे वो जो पुलिस है, जब वो वारंट को लेके जाएगी एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके पास ये पावर होगी कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करवा सकती है। तो यहाँ पे एक मजबूरी वाली स्थिति आ जाती है कि फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी व्यक्ति को पकड़ के लाया जा रहा है कोर्ट के सामने। पर आम तौर पर पहले स्टेप में हम नॉन बेलेबल वारंट्स इशू नहीं करते हैं, पहले बेलेबल वारंट्स ही इशू किए जाते हैं और जब वो फेल हो जाते हैं, मतलब प्यार से जब एक्यूज नहीं आता है, तब नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करके उसको बुला। मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशू किए गए पर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मान लीजिए वो व्यक्ति मिला ही नहीं, तो अरेस्ट कैसे करते? तो इसके बारे में जो अगला कदम जो उठाया जा सकता है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, वो कदम है सेक्शन 82 के अंदर, सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए गए किसी व्यक्ति के खिलाफ और वो अपीयर नहीं हुआ है, तो पहले तो इस सेक्शन 82 का इस्तेमाल करके जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है, जो हमारा मजिस्ट्रेट है, वो एक डिक्लेरेशन जारी करेगा, एक घोषणा टाइप की जारी करेगा, जिसके अंदर उस घोषणा को हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकालेंगे। वो जो एक्यूज़ व्यक्ति है उसका जो घर है वहाँ पे भी उसको लगवाएँगे, चिपकवाएँगे। कोर्ट वगैरह में भी नोटिस बोर्ड पे उसको लगाया जाएगा। और कोशिश यही है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है केस के संबंध में उस व्यक्ति को मिल जाए और उसके रिस्पॉन्स में वो व्यक्ति कोर्ट के सामने आ जाए। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि अगली तारीख कौन-सी है, कितने समय उस व्यक्ति को आना है कोर्ट के सामने। और ये जो सारी प्रक्रिया है ये हमारे सेक्शन 82 के सबसेक्शन 2 के अंदर की जाती है।
मान लीजिए कभी ये प्रक्रिया भी फेल हो गई, ये डिक्लेरेशन भी जारी करी गई, न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकाला, ये सब इतनी मेहनत भी करी गई, पर वो व्यक्ति फिर भी नहीं आया। फिर आखिरी जो ऑप्शन होता है, द वेरी लास्ट ऑप्शन जो होता है, वो इसी सेक्शन 82 के सबसेक्शन 4 के अंदर होता है। यहाँ पे उसी व्यक्ति को, जिसके बारे में घोषणा जारी की गई थी सबसेक्शन 2 के अंदर, उसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने का मतलब क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने का मतलब यह है कि कल को वो व्यक्ति अगर कहीं भी दिख गया पुलिस को, तो पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है। कोई भी अगर प्राइवेट पर्सन है, वो भी उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और पुलिस को हैंडओवर कर सकता है या मजिस्ट्रेट को हैंडओवर कर सकता है। मतलब वो अगर कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाली घोषणा आ गई है, वो व्यक्ति बड़ा खतरे में रहता है। उसको कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय पे अरेस्ट कर सकता है और उसको हैंडओवर कर सकता है मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, पर ये आखिरी कदम होता है। दिस इज द वेरी लास्ट स्टेप, जब सारे और तरीके फेल हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारे सामने सवाल है वो ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में नॉन बेलेबल वारंट्स इश्यू हुए हैं या फिर सेक्शन 82 के अंदर कार्यवाही शुरू हुई है, क्या ऐसा व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल पा सकता है क्या सेक्शन 438 के अंदर? सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। अभी एंटीसिपेटरी बेल क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बेल क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति पे आरोप लगता है किसी भी अपराध के संबंध में, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि वो जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अभी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का फर्क क्या होता है? कॉग्निजेबल अगर कोई भी अपराध होता है तो वहां पर पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर आमतौर पर सीरियस ऑफेंसेस को हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। वहां पे पुलिस के पास पावर है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं। नॉन कॉग्निजेबल कैसे केसेस होते हैं? ऐसे केसेस जहां पे पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उसको पुलिस को अरेस्ट करना है तो पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लेके आना पड़ेगा। ये आमतौर पर हल्के अपराधों के बारे में प्रावधान होता है। दूसरे नंबर पे हम जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति पे आरोप लगा है किसी अपराध का, तो हम देखते हैं कि वो जो अपराध है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल। इन दोनों में फर्क क्या है? बेलेबल अपराध होता है अगर कोई भी, तो वहां पर जो भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये अधिकार होता है कि उसे बेल पर छोड़ा जाए। उसका ये राइट, अगर वो बेल देने के लिए तैयार है, बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको वहीं के वहीं छोड़ना पड़े, कस्टडी में नहीं ले पाएगी। ये राइट होता है, बेल पाने का राइट होता है उस एक्यूज व्यक्ति को। पर वहीं अगर अपराध नॉन बेलेबल है, जो आमतौर पर सीरियस ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होने का मतलब है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बेल मिलेगी नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंस होने का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है कि उसको बेल पे छोड़ा ही जाएगा, ऐसा कोई राइट नहीं है उसके ऊपर। नॉन बेलेबल ऑफेंस होने का मतलब है कि अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच करना पड़ेगा, और जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके डिस्क्रिशन पे निर्भर करता है कि वो उसे बेल देता है या नहीं। अब इसी बेलेबल और नॉन बेलेबल की कहानी में एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग से बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। कौन सा? एंटीसिपेटरी बेल, सेक्शन 438 के अंदर। यहां पे बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको ऐसा लग रहा है कि किसी भी कॉग्निजेबल केस के अंदर उसको कल को अरेस्ट किया जा सकता है, अभी किया नहीं गया, उसको ऐसा लग रहा है उसको किया जा सकता है कॉग्निजेबल केस के अंदर, तो वो पहले ही कोर्ट को अप्रोच कर सकता है सेक्शन 438 के अंदर और एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड कर सकता है। और एंटीसिपेटरी बेल का मतलब कि कल को जब सच में कॉग्निजेबल केस के अंदर वो पुलिस उसको अरेस्ट करने आएगी, क्योंकि कॉग्निजेबल केस के अंदर पुलिस के पास पावर तो है ही अरेस्ट करने की, तो कल को जब वो पुलिस सच में अरेस्ट करने आएगी तो उसको ये बेल ऑर्डर दिखाकर वो व्यक्ति छूट जाए। ये फायदा होता है एंटीसिपेटरी बेल का, मतलब उसे कस्टडी में नहीं ले पाएगी पुलिस। पर आधार बड़ा सिमिलर सा है, बड़ा सिंपल सा है कि उस व्यक्ति को ये क्रेडिबल ग्राउंड्स दिखाने पड़ेंगे कि उसको क्यों लग रहा है कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है, और फिर कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर है कि उसे एंटीसिपेटरी बेल देनी है या फिर नहीं देनी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल का। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, ठीक है, जिस कानूनी कार्रवाई के अंदर उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो चुके हैं या फिर सेक्शन 82 की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा व्यक्ति मान लीजिए
अब उसको ऑब्वियसली लग तो रहा ही होगा कि उसका अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए हैं, सेक्शन 82 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर ऐसा व्यक्ति कोर्ट के सामने आता है और एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल करता है सेक्शन 438 के अंदर, तो क्या उसको वो एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट शब्दों में आंसर दिया है, नहीं। ऐसा ऐसा सीआरपीसी में नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं या सेक्शन 82 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो यहां पर सही कानूनी प्रक्रिया यह है कि अगर वो व्यक्ति बेल चाहता भी है ना, तो पहले उन वारंट्स के आधार पर वो सरेंडर करे। सबसे पहले उसे मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर करना पड़े कि देखिए, मैं आ गया हूं और मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। जब वो सरेंडर कर देगा, जब वो अपीयर हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, तब वो उससे रेगुलर बेल अप्लाई कर सकता है। रेगुलर बेल का मतलब एक ऐसी बेल जो अरेस्ट होने के बाद ली जाती है। इसके बारे में प्रक्रिया अगर आपको देखनी है, तो सेक्शन 437 और 439 के अंदर देखने को मिलता है। तो आप पहले सरेंडर करो, जब आपका सरेंडर हो जाए, फिर आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई। दैट इज द प्रोसेस, अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं या सेक्शन 82 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये रहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। In the case of Shrikant Upadhyay versus State of Bihar, the Supreme Court ruled that individuals with pending non-bailable warrants and proclamations under Section 82 of CRPC are not eligible for regular bail, anticipatory bail, bail under Section 437, bail under Section 439. इसका सही आंसर क्या होगा? एंटीसिपेटरी। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर? कि ऐसे लोग जिनके बारे में नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सका है किसी भी क्रिमिनल प्रक्रिया के अंदर, या फिर सेक्शन 82 की प्रक्रिया चल रही है उनके बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसके बारे में केवल रेगुलर बेल का प्रावधान है, जिसके लिए उसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, तो इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप चाहते हैं कि ऐसे शॉर्ट वीडियोस में और भी फ्यूचर में बनाऊं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।